बाद अब तो मामला अजमेर तक पहुंच गया। हाँ, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये देख लिए इन लोगों के लिए जान की कीमत कितनी सस्ती है। आज ये संभल का भी घटनाकार लेके गई है, 5 लोग उसमें मारे जा चुके हैं, इतना बड़ा बवाल हुआ है, पूरे देश विदेश की नज़रें संभल पर हैं। उसके फ़ौरन बाद जब वो मामला जरा सा ही ठंडा हुआ है, इन्होंने इमीडिएट अजमेर शरीफ के लिए दरगाह पे अर्जी लगा दी और कोर्ट ने, वहाँ की कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर ली। अजमेर शरीफ राजस्थान में है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, इन्हें जनता के जान माल से कोई लेना देना नहीं। जनता मरती है मरे, जान गंवाए, इन्हें सिर्फ अपने चुनावी से उससे मकसद है। जब ये देख रहे हैं कि माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, हर जगह से धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, तो क्या उस कोर्ट को ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? क्या कोर्ट 2-3 महीने और नहीं रुक सकता था? क्या जिस पक्ष ने याचिका लगाई, क्या उसकी याचिका खारिज नहीं करी जा सकती? आज आप 500 साल पुराने जो है गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे हो, किस वजह से उखाड़ रहे हो भाई? जब एक वर्षीप एक्ट आ गया 1991 में कि 1947 में जिस धार्मिक स्थान की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी, तो आप बार बार उसमें उंगली क्यों कर रहे हो? एक तरफ आप कहते हो हम संविधान के रखवाले हैं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां तो संविधान की धज्जियां उड़ाती है। अब आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे, 1900 वर्षीप एक्ट का जो है 1991 का वर्षीप एक्ट है उसका उल्लंघन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आप कर रहे हो ना लगातार। तो संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? विपक्ष उड़ा रहा है या सत्ता पक्ष उड़ा रहा है? बात करें सत्ता पक्ष को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इसका खंडन नहीं किया कि जब कानून आ गया तो किसी भी जो भी याचिका है उसे रद्द किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैंने आपसे कई बार बातें बोली हैं। सुप्रीम कोर्ट और ये जितनी भी जुडिशरी है इनमें दीमक लग चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट आज अपनी हकीकत से 100% संविधान के हिसाब से काम करने लगे तो ये सारे के सारे कलेश एक दिन में खत्म हो जाएंगे, सारे कलेश। 1991 वर्षीप एक्ट है, लागू कर दीजिए। जब वो लागू है तो उसके अगेंस्ट कोई याचिका कहीं भी किसी भी जज को एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए। जब सीधी सी बात है, उसमें कर दिया लेकिन उसका उल्लंघन करके करी जाती है, क्यों? तो अगर इस तरीके से उल्लंघन हो रहा है, इसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट क्योंकि आजाद है, और या फिर सरकार सत्ता में बैठे लोग? सरकार तो है ही है, सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट कभी दबाव में आ जाता है, कभी वो मौखिक टिप्पणियां करके छोड़ देता है, लोगों को दिखा देता है देखो जी हमने तो फैसला दे दिया। अब लोग उस पर झूमे फिरते हैं, जैसे संभल पे रोक लगा दी है, अब सारे लोग झूमे फिर रहे हैं, हाँ चलो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया काम करा। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी एक्सेप्ट हो गई है उस पर अपना किसी का ध्यान नहीं जा रहा। दोनों तो वही बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। एक तरफा कार्रवाई करे ना सुप्रीम कोर्ट, कानून में 1991 वर्षीप एक्ट है, जो एक्ट है उसको क्यों नहीं लागू करते? सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाए, सख्ती से उसका पालन कराया जाए, क्यों नहीं करते? वो क्यों लूप होल छोड़ते हैं? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जज ही देश में आग लगवा रहे हैं। जाहिर बात है, इसमें ये जो संभल में सारा कांड हुआ है ये जज की नासमझी तो है, उसकी नासमझी है या उसकी मजबूरी है? कोई एक चीज़ तो है, या तो आप उसे नासमझी समझ लीजिए या मजबूरी समझ लीजिए। एक सिविल कोर्ट का जो जज होता है उसे कम से कम इस बात का पता होता है कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन आई है सिविल मैटर में, मैं दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करूंगा। जाहिर सी बात है दूसरा पक्ष आएगा, जब अपना वो जवाब देगा, जवाब से संतुष्ट होंगे तो आगे फैसला पारित होगा, अदरवाइज फैसला नहीं। और दूसरा पक्ष अपना पक्ष रखने नहीं आता तो 3 डेट जो होती हैं, 3 बार की तारीखें जो होती हैं उसका टाइम पीरियड दिया जाता है। तीनों पीरियड तक सामने वाली पार्टी अगर शामिल नहीं होती है तो उसके बाद एक्स पार्टी फैसला जिसे कहा जाता है इसकी भाषा में, कानूनी भाषा में एक्स पार्टी फैसला कर दिया जाता है कि भाई ठीक है, सामने वाला जवाब देने का इंटरेस्टेड नहीं है तो आपके पक्ष में फैसला करा जाता है। यहाँ तो दूसरे पक्ष को कोई मौका ही नहीं दिया गया। लेकिन सर्वे तो काशी में भी हुआ था, तब तो बवाल नहीं। हाँ ठीक बात है, हाँ। और जो अजमेर को लेकर उसको बवाल ठीक है, सर्वे काशी में भी हुआ था, लेकिन सर्वे काशी के सर्वे को आप देखिए कितने टाइम तक वो निचली अदालत में चला, कितने टाइम तक चला, लगातार दूसरे पक्ष को नोटिस हुए, दूसरे पक्ष से जवाब मांगा गया, इधर से जवाब हुए, उधर से जवाब हुए, इधर से काउंटर स्टेटमेंट हुए, उधर से काउंटर स्टेटमेंट हुए, इधर से WS गए, उधर से WS आए। WS मतलब होता है रिटर्न स्टेटमेंट कानूनी भाषा में। लगातार जब होने के बाद, जब दोनों पक्षों से संतुष्ट होने के बाद तब कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए नहीं हुए। यहाँ तो सुबह से 10 बजे कार्रवाई शुरू होती है, शाम को 4 बजे तक कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त हो गया। इतना फास्ट ट्रैक कोर्ट, इतना फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो भी सिविल मैटर में, आज तक नहीं देखा। 74 सालों के संवैधानिक इतिहास में मैंने तो कहीं नहीं देखा। मेरे तमाम यार दोस्त हैं, वकील हैं, मैंने सबसे पूछा भाई कहीं कोई ऐसा फैसला हुआ? कह रहे शर्मा जी आज तक हुआ है, पहला कभी ऐसा हमने कोई नहीं ऐसा फैसला देखा। अगर ऐसे फैसले होने लग जाए तो बस इसको तो देश का जिसे बार बार कहा जाता है कि भगवान ही मालिक है, तो वास्तव में देश का भगवान ही मालिक है अगर इस तरह से अगर कार्रवाई होने लगे। सरकारें भी लंबे टाइम से चल रही है, तो आपको लगता है इससे पहले कभी जजों की जो जजमेंट है उनको लेकर सवाल उठे? देखिए क्रिटिसाइज तो अक्सर होता रहा था, क्रिटिसाइज में तो हमेशा कि दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं होता तो कह देता रिश्वत ली गई है, रिश्वत ली गई। लेकिन कानूनी तौर पे कम से कम ऐसा नहीं होता था कि खुल्लम खुल्ला बिल्कुल सबको दिख रहा है, सामने दिख रहा है, हम तो ढीठ हैं, हमने जो कर दिया अब तुम्हारी मर्जी है। जैसे भी बाकायदा चुनावों में धांधली, हम तो ढीठ हैं, जो हमने कर दिया अब तुम्हारी मर्जी है, जो तुम कर सको कर लो। तो वही आज फैसलों में नजर आ रहा है कि हम तो ढीठ हैं, जो हमने कर दिया, जो तुमसे करा जा सके वो कर लो, सीधी सी बात है। अब अगर आपने ये बात करी तो पिछले हम थोड़ा सा पहले जाते हैं, लगातार हमारे जो है बीजेपी वाले, बीजेपी के
इमरजेंसी की बात उठाते हैं 1975 में। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ फैसला दिया था। इंदिरा गांधी जी के वकीलों ने, इंदिरा गांधी जी ने उस फैसले को माना नहीं। ठीक है जी, पक्ष को हक होता है कि वो फैसले को ना माने, उसके खिलाफ अपील दायर करे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी। सुप्रीम कोर्ट में अपील जाने के बाद भी इंदिरा गांधी जी के पक्ष में फैसला नहीं आया। उन्होंने कोर्ट पे तो उंगली नहीं उठाई, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री होने का फायदा उठा के और देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। लेकिन कोर्ट को तो उन्होंने प्रेशर में नहीं लिया ना, कोर्ट पे उन्होंने उंगली नहीं उठाई कि उन्होंने गलत फैसला दिया है। वो उस गलत फैसले से सहमत नहीं थी, उन्हें लगा कि देश में इमरजेंसी जरूर है, उन्होंने लगा दी। लेकिन कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं करा गया था, कोर्ट का सम्मान रखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर रद्द करा है तो वो रद्द रहा। और ये बात आपको सबने देखी है, सब जानते हैं इस बात को। अब जजों पर सवाल क्यों? अब सब आप जजों के फैसले उठा के देख लीजिए, लगातार आपको फैसला एक पक्ष में नजर आएगा। आपको आप कहते हो कि जज बिकाऊ नहीं होते या फैसला बिकाऊ नहीं होता या न्याय बिकाऊ नहीं होता। आप एक तरफ उठा के देख लीजिए, अगर वहाँ पे पक्ष अगर बीजेपी है तो फॉरेन एक्सेप्ट है, अगर दूसरा पक्ष है, विपक्ष कितनी भी एप्लीकेशन डाल ले, विपक्ष की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती। आज आपको पता है कि यति नरसिंहानंद के ऊपर पूरे देश में मिला के 45 से ज़्यादा जो है FIR दर्ज हो चुकी हैं। गाजियाबाद 0 FIR दर्ज होती है और गाजियाबाद पुलिस को FIR दर्ज करके उसे के बाद बधाई दे रहे थे योगी जी को। बिल्कुल बधाई दे रहे थे। वो तो चाहते ही हैं कि देश में आतंक मचे, देश में गंद मचे, देश में आग लगे, वो चाहते ही हैं। अब 47 FIR दर्ज होने के बाद भी बंदा खुलेआम घूम रहा है और उसे पुलिस अभिरक्षा मिली हुई है, तो क्या ये कानून का पालन हो रहा है? अब कौन से जज पे उंगली उठाए कि क्यों उस जज जो है अंदर नहीं डालता, जबकि वो बाकायदा देश को जलाने का काम कर रहा है, वो साफ साफ दो धर्मों को लड़ाने का काम कर रहा है यति नरसिंहानंद, लेकिन उसे पुलिस अभिरक्षा दी गई है, उसे पुलिस सुरक्षा दी रखी है। क्यों दे रखी है? अब यहाँ पे कानून का उल्लंघन नहीं होता। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि जमानत मिलना सबका नैसर्गिक अधिकार है, सबको जमानत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ उमर खालिद 4 साल से जेल में पड़ा हुआ सड़ रहा है, उसकी सुनवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उमर खालिद है, क्योंकि वो उमर खालिद है। अगर वो उमर खालिद नहीं होता, वो अजय रहेजा होता या कोई और शर्मा होता या द्विवेदी होता, त्रिवेदी होता, तब तक उसे जमानत भी मिल गई होती, वो बाहर घूम रहा होता। लेकिन विपक्ष तो मैनेज वाले जज बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट का जज का आपको एक और उदाहरण देता हूँ, शायद आप लोगों के ध्यान से उतर गया होगा। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, आराम से दंगे हुए, कई दिन चले। उसके बाद जब दंगों में शांति हुई, हाई कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने बाकायदा 4 लोगों के खिलाफ टिप्पणी करी। अनुराग ठाकुर और ये वहाँ के उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हमारे मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा और एक लोकल वो थी लीडर, और 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी करी कि ये चारों लोग जो हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की हिंसा के जिम्मेदार हैं। इन लोगों के ऊपर FIR करके इनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए। दोपहर को जज ने वो ऑर्डर पारित करा है, टिप्पणी करी है। शाम को उस जज का जो है ट्रांसफर कर दिया गया। अगले दिन जो नया जज आया उसने उस पर एक्शन लेने के बदले क्या कहा, अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी हम इनके खिलाफ FIR के आदेश नहीं दे सकते और इस मसले को हम बाद में देखेंगे, अभी माहौल गर्म है। और वो गर्म माहौल ऐसा हुआ कि 2020 से अब 2025 आ गया। फरवरी में हिंसा हुई थी, मार्च में हिंसा हुई थी, अगला मार्च आ जाएगा। 4.25 साल हो गए, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब हम कैसे ना कहें कि जज मैनेज नहीं होते साहब? बढ़िया है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया, थोड़ा सा शांति होगी, माहौल शांत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये है कि निचली अदालत अगली कार्रवाई, जब तक अगले आदेश नहीं आते, कोई कार्रवाई इस पर नहीं करेगी। और जो याचिका करते हैं उनको हाई कोर्ट जाने के लिए बोलेगा कि पहले आप प्रोसीजर को फॉलो करिए, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में अगर आपको कोई राहत नहीं मिलती उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइए। उनसे ये सवाल भी करा गया था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा जी इस मामले में बहुत जल्दी एक्शन की जरूरत थी, इसलिए हम आपके पास सीधे आए हैं। तो उनको ये डायरेक्शन दी गई, आप हाई कोर्ट में अपील दायर कर दिए और ये जनवरी तक के लिए इस पर फिलहाल रोक लगा दी है कि जब तक जनवरी में सुनवाई नहीं होती हाई कोर्ट में, तब तक इस मामले में अब निचली अदालत कोई फैसला नहीं देगी, ताकि माहौल कम से कम कुछ काबू में आए, कुछ शांत हो माहौल। क्या लगता है कि जो निचली अदालत की कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 100% गलत थी। कोई भी जरा सा कानून जानने वाला व्यक्ति, जरा सा कानून जानने वाला जो लॉ का स्टूडेंट है, वो भी इस बात को जानता है कि आप जब किसी को दूसरे पक्ष को पार्टी बनाते हो तो आप भी अपना नोटिस भेजते हो, प्लस कोर्ट के थ्रू भी उसके पास नोटिस जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी इस बात को बताया था, सेकंड पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। यहाँ पूरे के पूरे सिस्टम में पूरा कोई सिस्टम फॉलो नहीं करा गया, सेकंड पार्टी को बिना अपना पक्ष रखे और उसके बाद सीधे ऑर्डर पारित कर दिए गए। 4 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू होती है और शाम के 4 बजे तक सारी कार्रवाई एक तरफा करके कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया जाता है और कोर्ट कमिश्नर को पुलिस सुरक्षा भी मिल जाती है फ़ौरन के फ़ौरन, और वो वहाँ पे सर्वे करने भी पहुँच जाता है। 5:45 बजे वो शाम के 5:45 बजे वहाँ पे सर्वे करने पहुँचता है, सर्वे की रिपोर्ट लेके आता है। उससे संतुष्ट नहीं होते कि ये तो सब कुछ शांतिपूर्ण निपट गया, तो सोमवार को सुबह फिर दोबारा 5:45 बजे, सुबह 5:45 बजे, शाम के 5:45 बजे गए, तो उसके बाद 5:45 बजे दोबारा फिर भीड़ के साथ, और पीछे पूरी उन्मादी भीड़ नारे लगाते हुए चल रही होती है। पुलिस अभिरक्षा में नारे लगाए जा रहे होते हैं, उनको नहीं रोका जाता और बदले में ये संभल जैसी कार्रवाई जो है जन्म लेती है, संभल जैसी हरकतें जन्म लेती हैं। लेकिन अखिलेश यादव का प्रतिनिधिमंडल जो विपक्ष है वो लगातार ये और जाने पर अड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस रोक रही है। हाँ जी, रोकेगी, वो तो जाहिर सी बात है, उन्हें पता है ना कि हमारे वोट बैंक छिटक जाएगा। अगर ये जाएंगे वहाँ पे कोई हक की बात उठाएंगे, हुकूक की बात उठाएंगे, इनके साथ लोग शामिल होंगे, इनके साथ हमारे को बैकफुट पे आना पड़ेगा।
तो जाहिर सी बात है उनको सबको ही रोका जाएगा। और सिर्फ अखिलेश को नहीं, सबको ही रोक दिया गया। अगर किसी के मौत पे जाके संवेदना प्रकट करना राजनीति है तो भाई साहब ऐसी राजनीति तो मैं 1000 बार सैल्यूट है। आपके घर में मौत होती है और आपके घर में कोई आता है, आपकी संवेदना प्रकट करने आता है और हम उसे रोक दें तो क्या ये गलत चीज़ नहीं है? अगर किसी से मिलने जा रहे हैं, पीड़ितों से मिलने जाना शासन का भी काम है और विपक्ष का भी काम है, प्रशासन का भी काम है, दोनों का काम है। लेकिन वहाँ हो क्या रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। आज ये देखिए, आज के अखबार की खबर है ये। वहाँ के शासन का क्या हाल है, छावनी में तब्दील हो रहा संभल, और उधर हमारे मंत्री विधायकों को मिलकर काम करना होगा योगी जी। वहाँ पे शासन प्रशासन से अपील नहीं कर रहे, लोगों से अपील नहीं करते, भाई शांति बनाए रखो। योगी जी अपील क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ के सुनाते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से कहा है कि अब हम सबको मिलकर मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतना है। उन्हें संभल से कोई लेना देना नहीं, संभल में जो हो गया, उन्हें कोई लेना। उन्होंने कहा क्या है, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री विधायकों को मिलकर काम करना होगा। लेकिन उनका मैसेज एक भी ये नहीं गया कि संभल में जो हिंसा है उसके लिए पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, शासन प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। वहाँ सुरक्षा होनी चाहिए, वहाँ सुशासन होना चाहिए। वो अपने मिल्कीपुर उपचुनाव के जीतने के चक्कर में लगे हैं। संभल से उन्हें कोई लेना देना नहीं, संभल में जो हो रहा होता रहे। मतलब आप ये चाहते हैं कि हर जगह संभल का जिक्र करें योगी जी? जिक्र करने का मतलब ये होता है कि जब संभल में ये घटना अंजाम हुई है तो क्या आपने मोदी जी, योगी जी का या मोदी जी का भी, मोदी जी भी इसमें शामिल हैं, इनका कोई एक बयान सुना कि भाई वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखो? मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए रखो। अपील आई अभी तक, योगी जी की अपील आई, मोदी जी की अपील आई। वो जो 5 लोग मारे गए उनके लिए कोई सांत्वना का संदेश आया? नहीं आया ना। तो फिर वो तो टोटल चुनावी मूड में है। वो तो साफ कह रहे हैं संभल में जो हो रहा होता है मैं तो अपने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतूंगा। पुलिस के लिए बोला है क्या ना? सुप्रीम कोर्ट ने तो पुलिस को आदेश दिया है कि शांति बना के रखे। पुलिस को आदेश दिया है, लेकिन पुलिस को मुखिया कौन है साहब? पुलिस के ऊपर प्रशासन कौन बैठा है? योगी जी बैठे हैं ना। गृह मंत्री यूपी के वो बैठे हैं ना। डीजीपी किसके अंडर में काम करते हैं? डीजीपी किसको रिपोर्ट करते हैं? गृह मंत्री को। गृह मंत्री किसको रिपोर्ट करते हैं? मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री क्या इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है अगर पुलिस गलत करेंगे? नमस्कार जी, नमस्कार। लेकिन डीजीपी को तो अभी फटकार लगाई थी। डीजीपी को भी फटकार लगाई क्योंकि डीजीपी है जो कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। डीजीपी को साफ उन्होंने बोला फटकार लगाई है, सबने देखा है। इसी बात से पता चलता है कि यूपी में कितना बड़ा जंगल राज है। आखिर सवाल, जिस तरीके से संभल में हिंसा होती है उसके बाद जयपुर की जो दरगाह है उसकी याचिका स्वीकार कर ली जाती है। फिर उसके बाद जो हम मुस्लिम पक्ष हैं, जो जमीयत उलमा हिंद के सचिव हैं मौलाना महमूद मदनी, वो ये कह रहे हैं कि अब अदालतों के जरिए बेईमानी की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सहमत हूँ मैं उनकी बात से, सहमत हूँ। सीधी सी बात है, क्यों नहीं वर्शिप एक्ट का आप उल्लंघन कर रहे हो? क्यों वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो? आप कानून के आप तो प्रार्थी हो, कानून के आप पहरेदार हो। संविधान हाथ में लेके मोदी जी संविधान चूमते हैं, पूरी बीजेपी संविधान की दुहाई देती है, तो संविधान में ही तो प्रावधान है 1991 वर्शिप एक्ट। क्यों नहीं उसको लागू करते? क्यों नहीं इसके प्रावधानों को फॉलो करते? क्यों करे जा रहे हो आप बार बार देश में दंगा मचाने के लिए, आग लगाने के लिए? जरिए बीजेपी बेईमानी करवा रही है मुसलमान का। भाई साहब, आज की डेट पे इस मामले में मैं फिर से एक बार बीजेपी की तारीफ करूंगा। उसने कोई सी भी एक भी एजेंसी ऐसी नहीं छोड़ी कि जहां उसने अपनी पैठ ना बना ली हो। ईडी उसके इशारे पे काम करती है, आईटी उसके इशारे पे काम करता है, सीबीआई उसके इशारे पे काम करती है, पुलिस उसके इशारे पे काम कर रही है, जज अब उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनके इशारे पे काम कर रहा है, मीडिया तो आप सब जानते ही हो।